हेलो दोस्तों, मैं सुमित पवार स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की लास्ट क्लास में हमने भारत के प्रमुख मैदानी भागों पर चर्चा कर ली थी। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारत का अफवाह तंत्र देख रहे हैं। दोस्तों, अफवाह तंत्र में सबसे पहले बात करते हैं नदियों की। तो नदियां बहते हुए जल की प्राकृतिक धारा नदियां कहलाती है। दोस्तों, वही बात की जाए कृत्रिम धारा की, तो जल की कृत्रिम धारा अर्थात यदि हमने किसी जल के बहाव के लिए कोई रास्ता खुद ही निर्मित किया है तो वो क्या कहलाता है? नहर कहलाता है। नदियों के लाभ की बात की जाए तो नदियों के कितने क्या क्या लाभ हो सकते हैं दोस्तों? तो सारे के सारे लाभ जितने भी आप कल्पना करोगे सारे लाभ दे सकती है नदी। नदी में सबसे प्रमुख लाभ है पीने के योग्य पानी उपलब्ध कराती है। ये उपजाऊ क्षेत्र उपलब्ध कराती है। उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है? मैंने बताया, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के जमाव से उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण होता है। वहीं बात की जाए बालू और पत्थर की, तो ये भी उपलब्ध कराती है नदियाँ। जल विद्युत उत्पादन में भी सहायक होती है। जल विद्युत उत्पादन में कैसे सहायक होती है दोस्तों? हाइड्रोलिक टरबाइन होती है। इस पर जब हाई वेलोसिटी का जल गिरता है तो ये टरबाइन घूमती है और इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। वहीं बात की जाए मछली उत्पादन भी कराती है ये, और कृषि के लिए भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए पीने के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध करा दी, खाने के लिए मछली दे दी इनने, कृषि के लिए जल दे दिया, कृषि से ही हमारा खाना भी हो गया। इसके बाद बात की जाए रहने के लिए बालू और पत्थर दे दिए, जिससे हमारा घर का निर्माण कर सकते हैं हम। घर का निर्माण हो गया। मूलभूत सुविधा के लिए विद्युत दे दी इसने। तो सारी की सारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं मानव की, वो सभी की सभी नदी क्या कर सकती है? पूर्ण कर सकती है। अब बात करते हैं नदियों के साथ समस्याओं की। तो नदियों के साथ कौन कौन सी समस्या हो सकती है दोस्तों? सबसे पहली समस्या आती है सीवेज समस्या। दोस्तों, गंगा नदी में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है सीवेज की। ये नॉट ओनली गंगा नदी बल्कि भारत की जितनी भी नदियां है इसमें सभी में सीवेज प्रॉब्लम हो रही। सीवेज क्या होता है दोस्तों? घर का जो यूज्ड वाटर है या जो वेस्ट वाटर है वो जाकर हमारे जो नालों में मिलता है, और ये नाले मिल जाते हैं कहाँ पर? डायरेक्टली नदी में मिल जाते हैं, जिससे नदी का प्रदूषण लगातार होते जा रहा है। दूसरा प्रमुख कारण नदियों के साथ दूसरी प्रमुख क्या समस्या है? उद्योगों के रसायनों का प्रदूषण। दोस्तों, उद्योगों से निकलने वाला रसायन डायरेक्टली कई कंपनियां इस नदी में प्रवाहित कर देती है। कन्नौज में पीतल फैक्ट्री का गंदा पानी दोस्तों गंगा नदी में डायरेक्टली मिला दिया जाता था, जिससे क्या हो रहा थी? गंगा नदी का बहुत ही ज्यादा प्रदूषण हो रहा था। इन सभी चीजों को रोकना हमारे लिए एक गहन समस्या है दोस्तों। इसके लिए सरकार को सार्थक कदम उठाने चाहिए और मिलकर हमें सभी को प्रयत्न करने चाहिए। जहाँ भी हम कोशिश कर सके कि किसी भी नदी की किसी भी रूप में हम यदि थोड़ी भी मदद कर पा रहे हैं तो वो नदी की मदद नहीं होगी दोस्तों, खुद की मदद होगी। तो आप कोशिश करें कि नदी को प्रदूषण से बचाने में जो भी बन पड़ता है आपसे वो करते रहें। इसके बाद बात करते हैं नदियों की तीसरी समस्या की, तो ये बड़े बांधों का निर्माण। दोस्तों, ज्यादा बांधों के निर्माण से भी नदियों के एक्चुअल स्वरूप जो होता है वो क्या होता है? चेंज होते जा रहा है। इससे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। गंगा नदी पर लगभग 943 बांध है। दोस्तों, इतने सारे बांधों के निर्माण से क्या होता है? नदियां अपना वर्तमान जो स्वरूप होता है वो खो देती है, और इसमें बाढ़ की समस्या हो सकती है। इसके साइड में जो क्षेत्र है जहाँ पर लोग रहते हैं वहां पर दोस्तों यदि बाढ़ आ गई तो उनका जीवन व्यस्त नष्ट हो सकता है। नदी बहुत खतरनाक हो सकता है दोस्तों ये। बांधों के निर्माण से एक और समस्या आ सकती है दोस्तों। जब बांध का निर्माण होता है तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर किया जाता है। इससे जो पृथ्वी पर लगने वाला फोर्स का अमाउंट बढ़ जाता है, अर्थात ये जो मैग्मा होता है दुर्बलता मंडल के नीचे, उस मैग्मा पर फोर्स लगने लगता है और इस कारण से भूकंप आने की समस्या भी हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं प्लास्टिक प्रदूषण की। तो घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है प्लास्टिक प्रदूषण के कारण। जो प्लास्टिक ऊपर तैरेगी पानी पर तो इससे जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है अर्थात जो पानी में घुलने वाली ऑक्सीजन है वो कम होने लगेगी। जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी वाटर की तो इसमें जो उपस्थित जलीय जीव है
वो श्वास लेने में उनको क्या होगी, प्रॉब्लम होने लगेगी। और जब ये इनको प्रॉब्लम होगी तो इनका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे। जब धीरे धीरे ये नष्ट होंगे तो क्या होगा, जल के अंदर ही नष्ट होने लगेंगे, और जल के अंदर नष्ट होने से ये खुद ही पॉल्यूशन क्रिएट करने लगेंगे। तो इस प्रकार से जो प्लास्टिक प्रदूषण है वो पूरी जो हमारी सर्कल है इसको प्रभावित करता है। यांगसी नदी जो चाइना की है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन से पीड़ित है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं नदियों पर विवाद की। तो पानी के दोहन को लेकर नदियों पर लगातार विवाद होते रहते हैं दोस्तों। यदि दो देशों के बीच में विवाद हो, जैसे कि सिंध नदी तंत्र जो है उसको लेकर भारत और पाकिस्तान में विवाद है, तो इसका निर्णय कौन करता है, इसका निर्णय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करता है दोस्तों। वहीं बात की जाए देश के भीतर ही कुछ राज्यों के मध्य विवाद हो, जैसे भारत में तमिलनाडु और कर्नाटक हो गया, साउथ इंडिया में जितने भी स्टेट है वहां पर पानी की लगातार समस्या होती रहती है, तो साउथ इंडिया में लगातार विवाद होते रहता है। तो इसको सुलझाता कौन है, IRWD अर्थात इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट बना था 1956। इसके तहत 5 सदस्यीय पैनल बनाया गया दोस्तों, और ये 5 सदस्यीय पैनल इस राज्य में जो विवाद होता है उसको क्या करता है, सुलझाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको एक और बात बता दूं, भारत, ये मान लीजिए भारत है, भारत में जो पूर्व की ओर बहती है नदियां वो डेल्टा का निर्माण करती है, और वहीं बात की जाए जो पश्चिम की ओर बहती है वो क्या, एस्चुरी का निर्माण करती है दोस्तों। इसमें पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में बात की जाए तो नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई और माही नदी हो गई। वहीं बात की जाए पश्चिम की ओर तो लगभग सारी प्रमुख नदियां पश्चिम की ओर ही प्रवाहित होती है, पूर्व की ओर, सॉरी ये पूर्व की ओर हो गया। इसमें कौन कौन सी नदी आ जाएगी, गंगा आ जाएगी, यमुना गंगा की प्रमुख सहायक हो गई, इसके बाद आती है ब्रह्मपुत्र, इसके बाद बात करते हैं कृष्णा, गोदावरी। तो इस प्रकार से जो पूर्व की ओर बहती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा मैंने बताया कि मुहाने पर दोस्तों जो नदी है वो बहुत सारे भागों में बढ़ जाती है, और यहाँ पर क्या होता है, वेलोसिटी बिल्कुल लो हो जाती है, तो यहाँ पर लगभग दलदली भाग का निर्माण हो जाता है, जिसमें बहुत सारी वनस्पति या जीव जंतु का निवास होता है। यहाँ हाई जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है ये। और भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा और विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर बनता है। ये भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट भी है दोस्तों। वहीं बात की जाए एस्चुरी निर्माण वाली नदियों की, तो मैंने बताया आपको नर्मदा और ताप्ती प्रमुख है इसमें। इसके बाद बात करते हैं नदियों की लंबाई की। तो दोस्तों नदियों की लंबाई में सबसे बड़ी नदी की बात आएगी तो गंगा है। हमारे देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा है, जिसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं गोदावरी की, तो 1465 किलोमीटर, कृष्णा की 1400 किलोमीटर और यमुना की 1376 किलोमीटर। सबसे बड़ी सहायक है गंगा की, कौन है, यमुना नदी, जो कि जिसकी खुद की लंबाई कितनी है, 1376 किलोमीटर। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक टोंस नदी है दोस्तों। गंगा की हो गई यमुना, यमुना की हो गई टोंस। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक छोटा सा फैक्ट लिखा हुआ है, चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम यदि पूछा जाए तो इंदौर की जानाबाव पहाड़ी से होता है चंबल नदी का उद्गम। अब बात करते हैं गंगा नदी की। तो दोस्तों गंगा नदी का मैं सबसे पहले गंगा नदी तंत्र बता दूं। ये रहा पूरा गंगा नदी का स्ट्रक्चर, इसको हम बहुत ही डीपली पढ़ने वाले। गंगा नदी के विषय में बता दूं आपको, इसकी लेंथ जो है वो है 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों गंगा नदी। 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। इसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, तो इसका उद्गम होता है गोमुख ग्लेशियर से। ग्लेशियर अर्थात हिमनद, हिंदी में हिमनद कहते हैं ग्लेशियर को। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है गंगा नदी। सबसे पहले तो उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के बाद आती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद आती है बिहार में, बिहार के बाद आती है झारखंड में, झारखंड के बाद आती है वेस्ट बंगाल में, इसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों, पद्मा नदी कहते हैं। वहीं बात की जाए अपवाह क्षेत्र की, तो अभी तो ये क्या था, कितने राज्यों से गंगा नदी, सिर्फ गंगा की बात करें तो 5 राज्यों से गुजर रही थी। लेकिन इसके अपवाह क्षेत्र की, अपवाह क्षेत्र क्या होता है, मान लीजिए ये नदी है गंगा, इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो कि
उत्तरी भागों से कुछ नदियां मिलेगी, कुछ नदियां दक्षिणी भागों से मिलेगी। तो ये नदियां भी जिन जिन स्टेट्स में है उन सभी को काउंट करें तो अपवाह क्षेत्र, इसका अपवाह क्षेत्र 15 राज्यों में है दोस्तों। लगभग 26% भारत का 26% क्षेत्र जो है गंगा नदी कवर करती है। यह स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है दोस्तों। स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी अर्थात इसमें एक बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है, और बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है, इसमें उपस्थित बैक्टीरिया को किल करता है अर्थात मार देता है। इसी कारण से इसे स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी भी कहा जाता है। दोस्तों ये रहा गंगा नदी तंत्र, इसको हम बहुत बारीकी से देखने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले गंगा नदी किस किस स्टेट में, मैं वो बता दूं आपको। देखिए ये रहा, ये रेखा खींच दी मान लीजिए हमने, बॉर्डर है किसकी, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो इसके ऊपर का जो क्षेत्र है यह हो गया कहाँ पर, उत्तराखंड में। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहाँ तक के चला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्र हो गया गंगा का उत्तर प्रदेश। इसके बाद आता है बिहार। बिहार कहाँ तक के आ गया, यहाँ तक के बिहार। उसके बाद आता है झारखंड। झारखंड के बाद आता है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद में ये पद्मा के रूप में कहाँ पर प्रवेश कर जाती है दोस्तों, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इसमें हम सबसे पहले आपको हाँ एक और चीज बता दूं मैं, यहाँ पर जो गंगा नदी है, गंगा नदी ये यहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, गोमुख ग्लेशियर से स्टार्ट हुई, और ये रही हमारी पूरी की पूरी गंगा नदी। इस गंगा नदी में दो तरफ से नदियां मिल रही है दोस्तों, एक तो उत्तरी ऊपर की ओर से मिलने वाली नदियां है और एक नीचे की ओर से मिलने वाली नदियां। दोस्तों अब हम सबसे पहले बात करेंगे गंगा नदी में उत्तर दिशा से मिलने वाली प्रमुख नदियों की। तो दोस्तों इसमें हम कौन कौन सी नदियों को देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे अलकनंदा नदी को, इसके बाद देखेंगे रामगंगा नदी को, गोमती नदी को, घाघरा नदी को, गंडक नदी को, कोसी नदी को और महानंदा नदी को। एक एक करके हम देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं अलकनंदा नदी की। अलकनंदा, पहले तो आपको बता दूं मैं कि हमारी जो गंगा का उद्गम है वो क्या है, गोमुख ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों, गोमुख हिमनद से निकलती है, और इसका नाम क्या है यहाँ पर दोस्तों, भागीरथी नदी। भागीरथी नदी कहाँ तक क्या आती है, देवप्रयाग तक की। देवप्रयाग में आके इससे अलकनंदा मिल जाती है। अलकनंदा का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, अलकनंदा का उद्गम होता है सतोपंत हिमनद से, या सतोपंत ग्लेशियर भी कहा जाता है इसे। अलकनंदा नदी निकली यहाँ से, निकलने के बाद विष्णुप्रयाग में, ये विष्णुप्रयाग में धौली गंगा आकर मिल जाती है किसमें, अलकनंदा में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अलकनंदा आगे बढ़ती है और नंदप्रयाग में मिल जाती है नंदाकिनी नदी मिल जाती है, कहाँ पर, नंदप्रयाग में। देखो धौली गंगा मिल गई विष्णुप्रयाग में, नंदाकिनी मिल गई नंदप्रयाग में। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो कर्णप्रयाग आता है। कर्णप्रयाग में दोस्तों कौन सी नदी मिलती है, पिंडारी नदी मिलती है, जो कि कर्णप्रयाग में मिलती किससे, अलकनंदा नदी से। तो दोस्तों एक एक करके फिर से रिपीट कर देते हैं। अलकनंदा नदी निकली कहाँ से, सतोपंत हिमनद से। सतोपंत हिमनद से निकलने के बाद विष्णुप्रयाग में मिली धौली गंगा से। आगे बढ़े तो नंदप्रयाग में मिली नंदाकिनी नदी से। अलकनंदा नदी में मिलते जा रही, कौन सी पहले मिली, धौली गंगा विष्णुप्रयाग में। इसके बाद अलकनंदा नदी में मिली नंदाकिनी नदी, जो कि नंदप्रयाग में मिली। इसके बाद अलकनंदा नदी में मिली पिंडारी नदी, जो कि मिली कर्णप्रयाग में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो आता है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिल जाती है दोस्तों, अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी। दोस्तों अलकनंदा नदी में जितनी भी नदी थी ये इसके बाई ओर से मिल रही थी। जब नदी इस प्रकार से चल रही है तो बाई ओर से धौली गंगा मिल गई, नंदाकिनी मिल गई, पिंडारी मिल गई। इसके बाद दाई ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है अलकनंदा में मंदाकिनी नदी, जो कि निकलती है दोस्तों केदारनाथ से। तो मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिल गई, रुद्रप्रयाग में मिल गई। अब इसके बाद में जब ये आगे बढ़ती है तो देवप्रयाग में मिलती है दोस्तों। देवप्रयाग कहाँ पर है, हरिद्वार में। तो देवप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा नदी का मिलन बिंदु है क्या, देवप्रयाग।
तो याद रखिए विष्णु प्रयाग में कौन सी मिल गई, अलकनंदा में धौलीगंगा मिल गई। इसके बाद नंद प्रयाग आता है, नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिल गई अलकनंदा में। इसके बाद आता है कर्ण प्रयाग, तो पिंडारी नदी मिल गई अलकनंदा में। इसके बाद आता है रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग में कौन सी नदी मिल गई, मंदाकिनी नदी मिल गई अलकनंदा में। इसके बाद आता है देव प्रयाग जो कि हरिद्वार में है, जो जहां पर भागीरथी नदी, जिसे हम गंगा नदी भी कहेंगे आगे, भागीरथी नदी मिल गई किससे, अलकनंदा नदी से। भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ है, गौमुख ग्लेशियर है दोस्तों, और अलकनंदा नदी का उद्गम है सतोपंत हिमनद। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं, गंगा आगे बढ़ते जा रही है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कौन से स्टेट में बह रही है। इसके बाद आगे बढ़ते गए, इसके बाद यहाँ पर हमको कन्नौज में एक उत्तर की ओर से आती हुई नदी मिल रही है जो कि उत्तराखंड और नेपाल की बॉर्डर से निकलती है, जिसका नाम है रामगंगा नदी। और रामगंगा नदी के किनारे ही स्थित है एक शहर जिसका नाम है बिजनौर। तो रामगंगा नदी मिल गई कहाँ पर, कन्नौज में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रयागराज आता है। प्रयागराज में एक दक्षिण से आकर मिलने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जिसका नाम है यमुना नदी, मिलती है कहाँ पर, प्रयागराज में। इसको आगे पढ़ेंगे हम, पहले उत्तर की ओर से आने वाली अन्य नदियों को भी देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो गाजीपुर आता है। गाजीपुर में गोमती नदी मिलती है, गोमती नदी के किनारे पीलीभीत शहर है। और गोमती नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, फुल्लर झील से निकलती है। फुल्लर झील से ये गोमती नदी निकली और कहाँ पर मिल गई, गाजीपुर में। किससे मिल गई, गंगा नदी में मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यही गंगा में आता है छपरा। छपरा पर मिलती है घाघरा नदी। अब दोस्तों घाघरा नदी दो नदियों के मिलन से बनती है, एक तो शारदा हो गई, दूसरी हो गई सरयू। शारदा को काली नदी भी कहा जाता है और सरयू को करनाली, काली करनाली बोल दो या शारदा सरयू बोल दो। तो शारदा नदी का उद्गम कहाँ है दोस्तों, मिलाम ग्लेशियर है। वहीं बात की जाए सरयू नदी का उद्गम है भारचाचू ग्लेशियर है दोस्तों। इसके बाद ये जो शारदा और सरयू मिली, कहाँ मिली, बाराबंकी पर। बाराबंकी से ये घाघरा नदी फॉर्मेशन हो गया, घाघरा नदी बनी, और ये घाघरा नदी मिल गई छपरा में गंगा नदी से दोस्तों। इसके बाद आता है पटना। पटना में मिलती है एक प्रमुख नदी सोन नदी, जो कि दक्षिण से आने वाली नदी है, इसे अभी आगे पढ़ेंगे हम। अब आगे बढ़ते गए गंगा नदी में ही और आगे बढ़े तो आया सोनपुर। दोस्तों ये सोनपुर है, ठीक है, ये हरे कलर वाले दिख नहीं रहे होंगे, आप याद रखिए, यहाँ सोनपुर है। सोनपुर में उत्तर की ओर से आने वाली एक प्रमुख नदी मिलती है गंडक नदी। दोस्तों गंडक नदी मिल गई सोनपुर में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आता है कुर्सेला। कुर्सेला में आती है कोसी नदी। कोसी नदी दोस्तों, कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, आपको बता दूं, गोसाई धाम में 7 धाराएं निकलती है, उनमें से 3 प्रमुख धारा अरुण, सन और तामूर। अरुण, सन, तामूर से बनती है कोसी नदी, और यही कोसी नदी कुर्सेला में जाके मिल जाती है किससे, गंगा से। दोस्तों यही गंगा आगे बढ़ते गई। अब आता है यहाँ पर हमारा गोदारी घाट। गोदारी घाट पर दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलने वाली महानंदा नदी आकर मिल जाती है दोस्तों। और गोदारी घाट के आगे गंगा 2 भागों में बढ़ जाती है, एक है पद्मा और दूसरा है हुगली। दोस्तों पद्मा, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। तो आपको मैंने उत्तर की ओर से आने वाली सारी नदियों के बारे में बता दिया, क्विक रिवीजन करा देता हूँ उत्तर की ओर से आने वाली नदियों का। तो सबसे पहले गोमुख ग्लेशियर से निकल गई हमारी भागीरथी नदी। फिर बात करते हैं सतोपंथ हिमनद से अलकनंदा नदी निकल गई। अलकनंदा नदी में आगे बढ़ेंगे तो विष्णु प्रयाग आएगा, जहाँ धौली गंगा मिलती है और अलकनंदा नदी से। फिर अलकनंदा नदी में और आगे बढ़े तो नंद प्रयाग आता है, जहाँ पर नंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा से। फिर आता है कर्ण प्रयाग, जहाँ पिंडारी नदी मिलती है अलकनंदा से। इसके बाद आता है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग पे मंदाकिनी नदी मिलती है किससे, अलकनंदा नदी से। तो देखो विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग। इसके बाद आता है देव प्रयाग। देव प्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है दोस्तों। देव प्रयाग कहाँ पर है, हरिद्वार के पास में है दोस्तों। इसके बाद में जब हम गंगा नदी में आगे बढ़ते हैं तो उत्तर की ओर से आने वाली एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है रामगंगा नदी।
रामगंगा नदी निकलती है उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर से। दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड और नेपाल की बॉर्डर के पास से निकल गई कौन सी, रामगंगा, और ये आके मिल गई गंगा में। कहाँ मिल गई, कन्नौज में मिल गई दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं प्रयागराज में। प्रयागराज में दक्षिण की ओर से आकर मिलती है यमुना नदी, जो कि इसकी सर्व प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो गाजीपुर में गोमती नदी मिलती है। गोमती नदी का उद्गम फुल्लर झील से होता है। गोमती नदी के किनारे स्थित शहर का नाम पूछा जाए तो पीलीभीत शहर हो गया। इसके बाद गाजीपुर से आगे बढ़ते हैं तो आता है दोस्तों छपरा। ये छपरा है। छपरा में घाघरा नदी उत्तर से आके मिलती है। घाघरा नदी दो नदियों का संयुक्त रूप है, शारदा और सरयू। शारदा नदी मिलाम ग्लेशियर से निकलती है और सरयू नदी निकलती है भाचाचुक ग्लेशियर से। भाचाचुक ग्लेशियर से सरयू निकल गई। अब शारदा को काली भी कहते हैं, सरयू को करनाली भी कहते हैं। तो काली करनाली के मिलन से बनी घाघरा नदी, और घाघरा नदी मिल गई कहाँ पर मिली, काली करनाली बाराबंकी पर मिली। इसके बाद ये जो घाघरा नदी है ये छपरा में जाके गंगा से मिल गई। गंगा से मिलने के बाद में जैसे ही गंगा में और आगे बढ़े हम तो पटना आया, और पटना में मिलती है कौन सी नदी, सोन नदी। कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये अमरकंटक से निकलती है। और अमरकंटक की पहाड़ी से दो प्रमुख नदियां निकलती है, एक तो नर्मदा नदी निकलती है और दूसरी होती है सोन नदी। तो सोन नदी उत्तर पूर्व की ओर बहती है, और जो नर्मदा नदी है ये पश्चिम दिशा की ओर बहती है भारत में। तो ये अभी आगे डिस्कस करेंगे नर्मदा नदी के बारे में। अभी हम आ गए पटना तक। पटना से आगे गए तो सोनपुर में गंडक नदी मिली उत्तर की ओर से आते हुए। इसके बाद आता है कोशी नदी। कोशी नदी दोस्तों, कोशी नदी मैंने बताया गोसाई धाम की 7 धाराओं में से 3 प्रमुख धारा अरुण सन और तामूर से मिलकर कोसी बनती है। अरुण सन और तामूर से मिलकर बन गई कोसी। कोसी मिल गई कुर्सेला में। कुर्सेला के बाद में आता है दोस्तों महानंदा नदी। महानंदा नदी कहाँ से निकलती है, दार्जिलिंग की पहाड़ी से। और दोस्तों गोदावरी घाट आ गया। गोदावरी घाट आने के बाद में गंगा ने अब 2 भागों में टूटना तय कर लिया। दो कौन कौन से भागों में टूटी गंगा, एक तो हो गया पद्मा और दूसरा हो गया हुगली। दोस्तों इस प्रकार से हमने उत्तर से मिलने वाली प्रमुख नदियों को देख लिया। अब दक्षिण से मिलने वाली प्रमुख नदियों को देख लेते हैं। तो इसमें 2 नदियां याद रखिए दोस्तों, एक तो यमुना नदी। यमुना नदी की बाकी सब सहायक नदियां हैं। और उसके बाद आती है सोन नदी। तो सोन नदी तो मैंने बता दिया, पटना में मिलती है, अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। इसके बाद बात करते हैं यमुना नदी की। तो बंदरपूछ से निकलती है दोस्तों कौन, यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे स्थित 2 प्रमुख शहरों के बारे में पूछा जाता है। तो उसमें एक है दिल्ली और दूसरा है दोस्तों आगरा। आगरा और दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित शहर है, तो पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, दिल्ली और आगरा। दोस्तों ये यमुना नदी में हम आगे बढ़ते गए, आया इटावा। इटावा में आकर के मिलती है चंबल नदी, जिसकी कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। चंबल नदी कहाँ मिल गई दोस्तों, इटावा में मिल गई। चंबल नदी आती है इंदौर की जानापाव पहाड़ी से। दोस्तों इसके बाद इसी में मिलती है क्षिप्रा नदी। चंबल नदी की सहायक नदी है क्षिप्रा। तो क्षिप्रा नदी में दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं, सॉरी एक मिनट। हाँ दोस्तों, तो ये जो क्षिप्रा नदी है एक काकरी बर्डी पहाड़ी से निकलती है और ये है चंबल की प्रमुख सहायक नदी। इसके बाद दोस्तों जब हम यमुना नदी में आगे बढ़ते हैं तो आता है हमीरपुर। हमीरपुर है ये दोस्तों, हमीरपुर। तो हमीरपुर में आकर मिलती है बेतवा नदी, जो कि किसकी सहायक हुई, यमुना नदी की। और बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, विंध्य की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। बेतवा नदी मिल गई हमीरपुर में। इसके बाद आता है बांदा। दोस्तों बांदा पर मिलती है केन नदी, जो कि कैमूर की पहाड़ी से मिलती है। और केन नदी किसकी सहायक हो गई, यमुना नदी। तो यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी अब पूछ लिया जाए तो उसमें हो गई चंबल, बेतवा, केन। चंबल की सहायक नदी हो गई क्षिप्रा। इसके बाद बात करते हैं गंगा नदी की। तो गंगा नदी में दक्षिण की ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियों में हो गई यमुना और सोन। यमुना की सहायक बता दिया। इसके बाद सोन बता दिया मैंने, अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ियों से 2 नदियां निकलती है, एक सोन नदी निकलती है और नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और सोन नदी उत्तर पूर्व की ओर बहकर
पटना में जाकर के मिल जाती है गंगा नदी से। तो गंगा की प्रमुख सहायक हो गई सोन और दूसरी हो गई यमुना नदी जो कि दक्षिण से मिलती है। बाकी सभी उत्तर वाली भी मैंने बता दिया आपको दोस्तों आपको और भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दूं यहाँ पर, ये नदियों के बीच के जो क्षेत्र है वो क्या क्या कहलाते हैं, जैसे कि रामगंगा और गोमती के बीच का क्षेत्र दोस्तों क्या कहलाता है, रोहिलखंड कहलाता है। उसके बाद गोमती और घाघरा के बीच का क्षेत्र अवध कहलाता है दोस्तों, ये हो गया रोहिलखंड, ये हो गया अवध। इसके बाद आता है घाघरा और गंडक के बीच का क्षेत्र, पूर्वी यूपी का मैदान है दोस्तों। ये पूर्वी यूपी का मैदान कौन सा है, घाघरा और गंडक के बीच का क्षेत्र। गंडक और कोसी के बीच में आता है दोस्तों सारण और मिथिला, दो प्रमुख क्षेत्र है सारण और मिथिला। इसके बाद में आता है कोसी नदी और महानंदा नदी के बीच का क्षेत्र है, जिसे हम कहते हैं निचली गंगा का मैदान। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने ये सारे मैदान भी बता दिए। इसके बाद में आपको हाँ एक और चीज बता दूं, ये इन नदियों के किनारे बसे शहरों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए ये हरिद्वार हो गया जो कि गंगा नदी के किनारे हो गया। इसके बाद में कन्नौज हो गया गंगा नदी के किनारे, प्रयागराज हो गया गंगा नदी के किनारे, गाजीपुर हो गया, छपरा हो गया, सोनपुर हो गया, पटना हो गया और कुर्सेला हो गया। ये सारे के सारे कहाँ पर है, सॉरी दोस्तों यहाँ तक के ये पटना जो है सोन नदी हो गया, बाकी ये जो कुर्सेला हो गया, छपरा हो गया, गाजीपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, कन्नौज हो गया और हरिद्वार, ये सारे के सारे गंगा नदी के किनारे। तो गंगा नदी के किनारे एक बार फिर से रिपीट कर दूं, शहर कौन कौन से, हरिद्वार हो गया, कन्नौज हो गया, प्रयागराज हो गया, गाजीपुर हो गया, छपरा हो गया और यहाँ पटना जो है गंगा नदी के दक्षिण में स्थित है दोस्तों, मतलब गंगा नदी के किनारे ही है। फिर बात आती है सोनपुर हो गया, कुर्सेला हो गया, ये सारे गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है। इसके बाद में बिजनौर जो है गंगा नदी के किनारे है। पीलीभीत गोमती नदी के किनारे, पीलीभीत, बिजनौर होगी रामगंगा, गोमती नदी के किनारे पीलीभीत हो गया। इसके बाद बात करते हैं यमुना नदी के किनारे स्थित शहर की, तो दिल्ली हो गया, यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ आगरा हो गया, फिर इटावा आता है, फिर आता है हमीरपुर, फिर आता है बांदा। इटावा में चंबल नदी मिलती है यमुना से, हमीरपुर में बेतवा नदी मिलती है यमुना से और बांदा में मिलती है केन नदी यमुना से। ये ही यमुना मिल जाती है गंगा में प्रयागराज में। इसके बाद गोमती नदी गाजीपुर में मिलती है दोस्तों, छपरा में घाघरा नदी मिलती है या गंगा नदी से, पटना में सोन नदी मिलती है गंगा से, सोनपुर में गंडक नदी मिलती है गंगा से। इसके बाद आता है कोसी नदी जो है कुर्सेला में मिलती है और ये आगे चल कर के दार्जिलिंग की पहाड़ी से आ रही महानंदा नदी जो कि गोदावरी घाट में मिल गई। गोदावरी घाट में गंगा नदी दो भागों में बट गई, एक हुगली और दूसरी पद्मा जो कि बांग्लादेश में प्रवाहित होती है और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है दोस्तों एक और चीज बता दूं यहाँ पर, डॉल्फिन जो है गैंगटिक डॉल्फिन बोलते हैं, गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है जो कि स्तनधारी होता है दोस्तों गंगा डॉल्फिन के बारे में एक और बात बता दूं आपको, ये मीठे पानी में पाई जाती है और ये दृष्टिहीन होती, पराश्रव्य ध्वनि के द्वारा ही अपना शिकार करती है दोस्तों। और 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया भारत सरकार द्वारा। तो इस प्रकार से हमने गंगा नदी के बारे में लगभग सारी जानकारियां ले ली है। वैसे तो बहुत सारी जानकारी है पर मैंने जितना हो सके आपको बताने की कोशिश करी है। दोस्तों ये लेक्चर आपको कैसा लगा इसको आप कमेंट में बता दीजिए। यदि आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही साथ आपके दोस्तों में से शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।